नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 29 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो होगा। ये 29 अप्रैल है, नए सप्ताह की शुरुआत कीजिए, थोड़ा सा अच्छे तरीके से किया कीजिए। पॉजिटिव तरीके से सुबह की शुरुआत करनी चाहिए हमेशा, जिससे आपका पूरा दिन पॉजिटिव हो। आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, वैसा ही इन्वायरमेंट आपके इर्द गिर्द बनता जाता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जितने पॉजिटिव तरीके से आप पढ़ेंगे उतना ही पॉजिटिव चीज़ें आप ग्रहण भी करेंगे और वो आपके राइटिंग, बोलना, समझना हर चीज़ में दिखेगा। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन वही है जो 1 साल से चल रहा है ये चीज़। खैर, हम भारतीय लोगों की शायद प्रायोरिटी कुछ और है। रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवा देते हैं हमारी सरकारें, लेकिन अपने ही एक देश के राज्य में 1 साल से वायलेंस चल रहा है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी में नहीं है वो। नॉर्थ ईस्ट को कौन प्रायोरिटी में रखता है। 1 killed 3 injured इन गन फाइट इन मणिपुर। मणिपुर में फिर से वही हुआ है, 1 आदमी मरे हैं, 3 लोग इंजर्ड हो गए गन फाइट में, और बहुत ही बड़ी संख्या है इसकी। 1 साल से ये लगभग में हर दूसरे दिन ही कुछ न कुछ न्यूज़ आती रहती है वहाँ से। विभत्स वीडियो तक आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है ना। चुनाव चल रहा है भाई, तो इस पर कौन ध्यान देगा। देखिए आज का मुख्य न्यूज़ क्या है आपके पीटी और मेंस के रिगार्डिंग। पीटी मेंस के अलावा हम लोगों को थोड़ी किसी चीज़ से मतलब है। देखिए क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो मान्यता मिली हुई है यूएनएचआरसी से, उसको लेकर आज रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू किस आधार पर किया जा रहा है कि जो भारत का नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल है, भारत में जो मानवाधिकार आयोग है, वो आयोग की शक्तियाँ छीन हो गई है, वो आयोग सही से काम नहीं कर रहा है। इस चीज़ का रिव्यू किया जाएगा और अगर इस रिव्यू में सही पाया गया तो इसकी मान्यता को रद्द किया जा सकता है। और इसको लेकर थोड़ी सी लॉबिंग भी शुरू कर दी है भारत सरकार ने। जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने थोड़ी सी बातचीत करनी शुरू कर दी है कि भाई इसका ख़त्म ना हो। देखिए क्या है, न्यूज़ क्या है कि जो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट, इसने क्या किया है, मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन द एनएचआरसी इन मार्च 2023। एनएचआरसी को लेकर उसने कुछ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया है कि एनएचआरसी जो है ये पुलिस मेंबर्स की मदद से जांच पड़ताल करती है, यानी कि स्वतंत्र जांच नहीं कर पाती है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल भारत का जो है। उसके अलावा एनएचआरसी जो है इसमें माइनॉरिटीज़ को और महिलाओं को सही से संख्या प्राप्त नहीं है। इस कमेटी में एनएचआरसी, इस कमीशन में संख्या प्राप्त नहीं है। उसके अलावा एनएचआरसी का जो काम करने का तरीका है वो प्रभावी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बार बार मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं। इस चीज़ का रिव्यू किया जाएगा यूएनएचआरसी के द्वारा, और अगर इसमें सही पाया गया तो हो सकता है कि मान्यता थोड़े दिन के लिए रद्द हो जाए। देखिए क्या है, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज़ प्रिपेयरिंग टू डिफेंड द यूनियन गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स प्रोसेस एट द मीटिंग इन जेनेवा। जेनेवा में मीटिंग है और वहाँ पर अपना और यूनियन गवर्नमेंट का भी मानवाधिकार को लेकर जो कार्यक्रम वगैरह है उसका भी थोड़ा सा डिफेंड करेगा। उसके साथ साथ में एनएचआरसी को मिला हुआ है ए स्टेटस। कौन सा स्टेटस मिला हुआ है, तो ए स्टेटस मिला हुआ है। अगर ये ए स्टेटस हट जाता है तो इसकी जो मान्यता है उस संकट पड़ सकती है। और एनएचआरसी की जो रेटिंग है उसको होल्ड पर रख दिया गया था 2023 में, जब पाया गया था कि एनएचआरसी जो है इन्वेस्टिगेशन में पुलिस मेंबर्स की मदद देती है, और एनएचआरसी में, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल में, महिलाओं और माइनॉरिटीज़ को उतनी ज़्यादा जगह नहीं दी गई है। इसके पश्चात इसके जो रेटिंग है उस पर होल्ड लगा दिया गया था। द डिसीजन ओवर वेदर द एनएचआरसी इज़ गिवन ए और बी रेटिंग विल अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू वोट एट द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल एंड सम यूएनजीए बॉडी। जो एनएचआरसी है वो जगह जगह पर जो यूएन के बॉडी में वोट करती है ना, अगर एनएचआरसी का स्टेटस ए से हटकर बी चला जाता है, अपने स्टेटस को ये बहाल नहीं कर पाती है या अपना स्टेटस जो है उसको बरकरार नहीं रख पाती है, तो जो हमारा वोटिंग का पावर है अलग अलग जगहों पर, कहाँ कहाँ पर, तो यूएन जनरल असेंबली में, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में, उस वोटिंग के पावर पर प्रभाव पड़ेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा अल्टीमेट। तो ये पूरा स्टोरी है। अब इसमें यूएनएचआरसी और एनएचआरसी को हम लोग समझेंगे। और क्या है इस न्यूज़ में कि ये जो रिव्यू का प्रोसेस है वो अभी कहाँ पर संपन्न किया जाएगा, तो जेनेवा में 1 मई को ये संपन्न किया जाए। किसके द्वारा, तो ग्लोबल अलायंस ऑन नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये रिव्यू प्रोसेस किया जाएगा, और ये सभी देशों का लगभग में रिव्यू प्रोसेस किया जाता है। और इस रिव्यू प्रोसेस के बाद में ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ बरकरार रहेगा, भारत का जो एनएचआरसी है उसका ए स्टेटस या वो बी स्टेटस कर दिया जाता है। अगर ए से बी पर जाएंगे तो हमारी वोटिंग वगैरह की जो
प्रक्रिया है यूएन में, उसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। यूएनएचआरसी सहित यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या, अगला उसी न्यूज़ का थोड़ा सा विस्तार में दिया हुआ है, जिसमें कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। ये दूसरी बार है जब मोदी जी की सरकार का दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि हमारे मान्यता को लेकर सुनवाई हो रही है, मान्यता को लेकर सुनवाई हो रही है। इससे पहले कब हुआ था, तो देखिए 1999 में भारत का एनएचआरसी है, इसको मान्यता दिया गया था। एनएचआरसी को 1999 में मान्यता मिला था। उसके पश्चात से ए रैंक 2006 और 2011 में 2011 में हमें ए रैंक मिला हुआ था। 2016 में मान्यता जो है वो फिर से बहाल किया गया। 2011 के बाद से थोड़ा सा हमें दिक्कत आई, वहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया गया था ए स्टेटस को। उसके बाद 2016 में फिर से इसको बहाल किया गया। 2023 में ऐसा उम्मीद है कि बहाल ही रहेगा, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। 1999 में मान्यता दिया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और जो कुछ आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में बता देता हूँ। ऐसा आरोप है और इसमें सच्चाई भी हो सकती है और इसको काउंटर भी किया जा सकता है। आरोप एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पुलिस ऑफिसर की मदद से एनएचआरसी जो है वो जांच वगैरह कंडक्ट करवाती है, जो कि नहीं करवाना चाहिए। थोड़ा सा गवर्नमेंट से आपको स्वतंत्र रहना होता है। दूसरा जो कंसर्न जाहिर किया गया है कि एनएचआरसी में जो मेंबर्स हैं, अलग अलग मेंबर 10 मेंबर हैं, उसमें से जो 5 मेंबर हैं वो रूलिंग पार्टी या तो फिर रूलिंग पार्टी का जो बैकग्राउंड में है आरएसएस, जो जहाँ पर जो लिखा गया वही मैं बता रहा हूँ। तो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी या फिर आरएसएस से बिलोंग करने वाले सदस्य जो हैं वो एनएचआरसी में मेंबर बन गए हैं। माइनॉरिटीज़ को जगह नहीं दिया गया है, महिलाओं को भी जगह नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लूरलिज्म यानी कि जो विविधता है एनएचआरसी में जो होना चाहिए वो कमज़ोर हो गया है, जिसके पश्चात से इस तरह की सुनवाई का सामना करना पड़ रहा है। 2024 के मार्च महीने में दुनिया की जो अलग अलग ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उन्होंने लेटर लिखा था कि भाई भारत में जो एनएचआरसी है उसके फंक्शनिंग में थोड़ी सी स्वतंत्रता कम हो रही है और उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को भी जगह नहीं दिया गया है, महिलाओं को भी जगह नहीं दिया गया है। पुलिस मेंबर्स के मदद से जांच पड़ताल की जाती है, जिससे कहीं पर निष्पक्षता प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? निष्पक्षता प्रभावित होती है। तो पूरा इशू आप समझ गए हैं। अब मैं आपको दोनों ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में बता देता हूं। वहां से पूछा जाएगा सवाल। और नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल को लेकर भारत सरकार ने एक संशोधन भी किया। क्या एक संवैधानिक बॉडी है? नहीं। अब पॉलिटी पर आ जाते हैं। ये एक असंवैधानिक बॉडी है। असंवैधानिक बॉडी है। ये संघीय स्तर पर काम करता है, यानी कि एनएचआरसी हो गया केंद्र सरकार के स्तर पर, और एसएचआरसी हो गया स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल हो गया स्टेट के स्तर पर ये काम करते हैं। यानी कि दो इसका लेयर है, एक केंद्र सरकार का स्तर पर, एक राज्य सरकार का स्तर पर ये काम करते हैं। दोनों ही जगह पर इसको असंवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। कई सारे ऐसे आयोग बने हैं भारत में, कई सारे लोगों ने ऐसा सुझाव दिया विशेषज्ञों ने कि एनएचआरसी को संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए, संविधान में द्वारा इसको स्थापित बॉडी बना देना चाहिए, जिसकी स्वतंत्रता जो है इसकी बढ़ जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं एनएचआरसी के बारे में क्या संशोधन किया गया है। संशोधन से पहले क्या था कि केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ही एनएचआरसी के सदस्य या फिर उसके चीफ बन सकते हैं, जबकि अब हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय हैं वो भी इसके सदस्य और अध्यक्ष वगैरह बन सकते हैं। देखते हैं क्या है और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि पीटी में पॉइंट वहीं से पूछा जाएगा आपसे। ओके, स्टेटमेंट बनाकर चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट निकाय है, जो विश्व भर में मानवाधिकार के संवर्धन और संरक्षण के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए काम करती है। इसका 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। इस परिषद का गठन कब किया गया? 2006 में। इसने पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। इससे पहले कौन सा था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था, उसका स्थान इसने लिया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार के संवर्धन व संरक्षण में भागीदार राज्यों के योगदान के साथ इस संबंध में उनके द्वारा की गई स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं और प्रतिबद्धताओं को भी ध्यान में रखता है। और अफ्रीका से 13 सीटें हैं, एशिया प्रशांत से 13 सीटें हैं, लैटिन अमेरिका कैरेबियन देशों से 8 सीटें हैं, पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से 7 सीटें हैं, पूर्वी यूरोपीय देशों से 6 सीटें हैं। यहाँ पर टोटल मेंबर आप समझ ही गए होंगे।
परिषद सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। 2 कार्यकाल के सेवा के बाद कोई भी तत्काल पुनः चुनाव के पात्र नहीं होता। अगर आपने 2 बार कार्यकाल इसमें 3-3 वर्ष का पूरा कर लिया तो अगली बार आपको नहीं चुना जाएगा, उसके अगली बार हो सकता है आपको चुन लिया जाए। सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू यूपीआर सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों मानवाधिकार की स्थितियों का आकलन का काम करता है। सलाहकार समिति है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ये शिकायत प्रक्रिया है, यह लोगों, संगठनों, मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों को परिषद के ध्यान में लाने की अनुमति देता है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रिया क्या है? यह विशेष प्रतिवेदक, विशेष प्रतिनिधि, स्वतंत्र विशेषज्ञ कार्य समूह से बने होते हैं जो विशिष्ट देशों, विषयगत मुद्दों या मानवाधिकार की स्थितियों की निगरानी, जांच करने, सलाह देने, सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने का कार्य भी करते हैं। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में समझते हैं, क्योंकि इसी से सवाल आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। देखिए, क्या ये देश में मानवाधिकार का प्रहरी माना जाता है कि भाई मानवाधिकार का कहीं पर भी हनन होगा तो ये उसका प्रहरी बनेगा। यानी भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में शामिल और भारत में अदालतों द्वारा लागू कानून के तहत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा संबंधित अधिकार शामिल होते हैं। इन्हीं की रक्षा, सुरक्षा और उनका रिव्यू करने का काम एनएचआरसी को दिया गया। एनएचआरसी बहुत ही पावरफुल बॉडी है। ये क्वासी जुडिशियल भी बोलते हैं कई बार इसको। क्या करती है ये? तो अर्ध न्यायिक इकाई भी है। किसी को भी समन कर सकती है, किसी को भी बुला सकती है, किसी भी ऑफिसर को बुला सकती है, कई बार जुर्माना भी लगा सकती है, छोटे मोटे सजा भी सुना सकती है। स्थापना कब हुआ था इसका? ध्यान से देखिए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA 1993 के प्रावधानों के तहत 13 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। इसे मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 और मानवाधिकार संशोधन 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। 2019 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया है। 2019 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया है। इसीलिए जब मैं बोलता हूँ कि पॉलिटी की बुक अगर आप खरीदते हैं तो 2019 के बाद का जरूर, क्योंकि उसके बाद ही मेजर परिवर्तन किए गए हैं। चाहे वो NHRC में किया गया हो, चाहे वो EWS में हो, OBC आयोग हो, JNK हो, 370 हटाना हो, ये सारे 2019 के बाद परिवर्तन किए गए हैं। ये पेरिस सिद्धांतों का रूप स्थापित किया गया था। इसको लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा। जिसे पेरिस अक्टूबर 1991 मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण के लिए अपनाया गया था। दिसंबर 1993 संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा अनुमोदित भी किया गया था इसको। संरचना क्या है? प्रमुख सदस्य एक बहुसदस्य निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हो गए। एक व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो वो अध्यक्ष हो सकता है। यही परिवर्तन किया गया है 2019 में। उससे पहले क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वही केवल और केवल अध्यक्ष हो सकते हैं। जो व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो वो अध्यक्ष हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अन्य जस्टिस इसके अध्यक्ष हो सकते हैं, इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। अन्य जस्टिस भी इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। पहले अध्यक्ष केवल और केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते थे। नियुक्ति इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा सवाल आपका अगला नोट कीजिएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति जो होती है जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष हो गए। प्रधानमंत्री जी जिस भी समिति में होंगे उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होंगे। उसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री। 6 लोग हो गए ना। ये 6 लोगों की सिफारिश के आधार पर क्या किया जाता है? इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ये अध्यक्ष और सदस्यों के लिए एक लिस्ट बना लेंगे, फिर उसको राष्ट्रपति महोदय को दे देंगे और राष्ट्रपति महोदय इन लोगों की नियुक्त कर देंगे। ये समिति 6 लोगों की होती है। ध्यान में रखिएगा कौन कौन शामिल होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। संरचना हो सकता है मेंस में आपसे पूछ ले कि NHRC की संरचना और कार्यों के बारे में लिखिए। कार्यालय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तो सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकते हैं। याद करने का सामान्य सा तरीका 3 वर्ष तो आपको याद ही रहेगा। और 70 वर्ष क्यों होगा? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अन्य जस्टिस जब 65 में रिटायर ही करेंगे तब तो जाके इस पद पर बैठेंगे, यानी कि 70 वर्ष तक रहेंगे ही, 5 वर्ष करीब में, है ना। ये रह सकते हैं। उनका कार्यकाल 3 वर्ष में खत्म हो जाता है, या तो उनकी उम्र पूरी हो जाए या तो कार्यकाल खत्म हो जाए। राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष सदस्य को पद से हटा भी सकते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति। भूमिका और कार्य आयोग के पास दीवानी अदालत की सभी शक्तियां हैं। इसकी कार्रवाई एक न्यायिक विशेषता मानी जाती है। यह मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के उद्देश्य से केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी अधिकारी की जांच एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए अधिकृत है। यह किसी मामले को उसके घटित होने के 1 वर्ष के भीतर देख सकता है। 1 वर्ष के भीतर ही देख सकता है। उससे पुराना केस है तो वो नहीं देखेगा। अर्थात आयोग को मानवाधिकार को उल्लंघन किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार
तैयार ही नहीं है। 1 वर्ष पुराना मामला है तो जांच ही नहीं कर सकता है। आयोग के कार्य मुख्यतः सिफारिश के प्रवृत्ति के होते हैं, मुख्य रूप से सिफारिश कर सकती है। इसके पास मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले दंडित करने की शक्ति नहीं है, न ही पीड़िता को आर्थिक सहायता राहत देने की कोई शक्ति है। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में इसकी भूमिका, शक्तियां और अधिकार क्षेत्र सीमित हैं। जब निजी पार्टियों के माध्यम से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके बारे में सारे के सारे अच्छे और चुनौतियाँ, क्या इसकी खूबी है, क्या इसकी खराबी है, हर चीज़ को मैंने आपको बता दिया है। ध्यान में रखिएगा इसको। अगले पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है कि फायर जो जंगल है उत्तराखंड में नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल का जो इलाका है, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं ये, वहाँ पर आग बहुत ज़्यादा जंगल में देखी गई है। कई सारी जगहों पर इंडियन एयर फोर्स को बुलाया गया है और उसके जो हेलीकॉप्टर हैं वो आग बुझाने का काम कर रहे हैं। आग जो है ये बोला जा रहा है कि मानव निर्मित है, मैन मेड है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला है उत्तराखंड का कि मैन मेड था, इसमें इंसानों ने आग लगाई है। और ये आग लगने की घटना इस समय सभी जगहों पर देखी जाती है। कई जगह पर इंसान आग लगाते हैं अपने फ़ायदे के लिए और कई जगहों पर प्राकृतिक रूप से भी लग जाते हैं। दरअसल होता क्या है, पहाड़ी इलाकों में उत्तराखंड में ख़ास तौर से चीड़ के जो पत्ते होते हैं वो विशेष रूप से केमिकल भी छोड़ते हैं और बहुत तेज़ी से जलते हैं वो। अगर थोड़ी सी चिंगारी भी लग गई, कोई पत्थर भी लुढ़क के गिर गया और उससे एक चिंगारी निकली तो भी आग लग जाती है, और किसी ने बीड़ी पी के वहाँ पर फेंक दिया तो भी आग लग जाती है। दोनों चीज़ से होता है, मानव निर्मित भी होता है और प्राकृतिक भी होता है। और यहाँ पर आग लगने की घटना हर साल ही आपको दिखेगी इन एरिया में, और 2-3 लोगों को तो डिटेन भी किया गया, पकड़ा भी गया है। इसके साथ साथ और भी जगहों पर आग की घटना देखी जा रही। कौन कौन से जगहों पर देखी जा रही है तो उसको भी बताऊंगा, लेकिन ये भी न्यूज़ पढ़ लीजिए, इसको मैं बाद में कवर करूँगा। पहले आग वाली के कवर करते हैं। देखिए आग का और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में भी देखा गया है। देखिए कि आग लगने की जो घटना है वो उत्तराखंड के अलावा, उत्तराखंड में तो लगा ही है, उसके अलावा उड़ीसा में देखा गया है। उड़ीसा के सिमलीपाल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर आग लगने की घटना बहुत ही बड़े स्तर पर होती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर देखा गया है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और दूसरा रीज़न बता ही दिया, पेड़ के पत्ते सूखे होते हैं और वो बहुत तेज़ी गति से आग पकड़ते हैं। तीसरा इसमें मानव निर्मित कारण भी होता है और इसके कारण भारी नुकसान होता है, बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होता है। जंगली जीवों का जो भोजन है और जो उनका रहने का जगह है वो सब जल के खाक हो जाते हैं। बहुत भारी नुकसान होता है प्रकृति को। इसको ज़रा समझेंगे हम लोग, आग लगने की घटना को समझते हैं, देखते हैं क्या इसका कारण है। बुश फायर भी बोलते हैं इसको, और क्या इसके निवारण के उपाय हैं, किस प्रकार से घटनाएं घटित हुई हैं। कुछ उदाहरण को भी देखेंगे, कुछ डेटा भी देखेंगे, ताकि अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सके तो कंप्लीट आंसर आप लिख सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए वनाग्नि एक गंभीर चिंता है। बुश फायर या जंगल की आग भी कहा जाता है। इसे किसी भी जंगल के घास के मैदान या टुंड्रा जैसे प्राकृतिक संसाधनों को अनियंत्रित तरीके से जलने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। पर्यावरणीय परिस्थिति जैसे हवा, स्थलाकृति आदि के आधार पर यह फैलता है। वनाग्नि को कृषि हेतु नए खेत तैयार करने के लिए वन की सफाई, हर बुरी चीज़ में कुछ अच्छी चीज़ भी होती है। जैसे जंगल की सफाई, कचरे वगैरह जल जाते हैं, उसके साथ साथ खेती के लिए ज़मीन भी मिल जाती है, तो इसके लिए भी इसको पॉजिटिव भी माना जाता है। वन क्षेत्रों के निकट जलती हुई सिगरेट या कोई अन्य ज्वलनशील वस्तु छोड़ देना जैसे मानवीय गतिविधियों द्वारा बढ़ावा भी दिया जाता है। उच्च तापमान जो अभी देखा जा रहा है 40 के प्लस में तो रहता ही है। हवा की गति, दिशा तथा मिट्टी एवं वातावरण नमी आदि के कारण वनाग्नि को और भी ज़्यादा भीषण बना देती है ये सब चीज़ें। भारत के जंगलों की वनाग्नि पर सुभेद्यता कितनी है, तो भारत का वन सर्वेक्षण जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा जारी भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2019 तक क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 21.67% वर्ग किलोमीटर भाग के वन के रूप में पहचान की गई। इस वनस्पति कवरेज कुल 2.89 वर्ग किलोमीटर है। पिछली आग की घटना और रिकॉर्ड के आधार पर यह पाया गया कि पूर्वोत्तर तथा मध्य भारत के जंगल वनाग्नि के प्रति में ज़्यादा सुभेद्य हैं। कहाँ के? पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के इलाके के जंगल और मध्य भारत यानी कि एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब इलाकों की बात हो रही है। वनाग्नि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले जंगलों के रूप में असम, मिजोरम, त्रिपुरा के जंगलों की पहचान की गई। अत्यधिक प्रबंध क्षेत्रों के अंतर्गत बड़े वन क्षेत्रों वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश शामिल हैं। MOEFCC यानी कि जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य उड़ीसा के साथ साथ पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्र अत्यंत संभावित वन फायर हॉट स्पॉट बदल गए हैं। वहां पर बहुत ज़्यादा वनाग्नि घटनाएं देखी जा रही, हॉट स्पॉट बन गए हैं। मध्य भारत को इसीलिए माना गया कि महाराष्ट्र कहाँ पर, देखिए जरा ध्यान से एक बार फिर से, उड़ीसा, उसके अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के जो वन है ये हॉट स्पॉट बन गए हैं वनाग्नि को लेकर। बहुत ज़्यादा जंगल में आग लगती है इन इलाकों में।
अत्यधिक प्रवन और मध्यम प्रवन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कुल वन क्षेत्र 26.2% हैं। 1,72,374 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। वनाग्नि के कारण क्या हो सकते हैं? वनाग्नि के आग के कई प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण दोनों होते हैं। कारण जब भी इस तरह का इकोलॉजी में लिखिए तो उससे प्राकृतिक भी होता है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण का प्राकृतिक कारण भी हो सकता है और मानव निर्मित कारण भी हो सकता है। लिखना सीखिए, वही मुख्य मोटिव होता है पढ़ने का। कई अध्ययन विश्व स्तर पर आग के बढ़ते मामलों को जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हैं, विशेष रूप से ब्राजील, अमेजन, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगे भीषण आग को। ऑस्ट्रेलिया के जंगल की आग याद कीजिए 2019-20 के इलाकों में, जब ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े स्तर पर जानवरों की मृत्यु हो गई थी। लगभग में 1/3 माना जाता है कि 1/3 जानवर उसमें खत्म हो गए थे और 1/3 जो बड़े बड़े वृक्ष थे, वन थे ऑस्ट्रेलिया के, वो खत्म हो गए थे। वनाग्नि की लंबी अवधि, बढ़ती तीव्रता, उच्च आवृत्ति आदि को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है। भारत में मार्च और अप्रैल के दौरान ये देखी जाती है। सूखी लकड़ियां, पत्तियां, घास, खरपतवार जैसी चीज़ें जो होती हैं वो इसको बढ़ावा देती हैं। इसके लिए उत्तराखंड में मिट्टी की नमी की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा रहा है। लगातार 2 मानसून सीजन 19-20 में क्रमशः 18%, 20% औसत कम वर्षा हुई और इस बार भी जो प्री मानसून वर्षा होती है भारत में उसमें कमी देखी गई है। और जो ठंड के महीने में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उसमें भी कमी देखी गई है। इसलिए पहाड़ों में आग इस बार लगने की संभावना ज़्यादा है। ओके, वनों के अधिकांश आग मानव निर्मित भी होते हैं, जानबूझकर भी लगाए जाते हैं। और जिससे क्या होता है, जैसे देखिए उदाहरण के उड़ीसा के सिमलीपाल के जंगलों में पिछले महीने और जब ये न्यूज़ आया था, आग की घटना देखी, जिसका कारण यह था कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने महुआ के फूलों को इकट्ठा करने के लिए, ज़मीन साफ करने के लिए पत्ते में आग लगा दी थी। आपको पता है ये महुआ का मौसम होता है, महुआ तो जानते होंगे ना। तो महुआ चुनने के लिए उसको बेचा जाता है, शराब बनता है उससे देसी। तो महुआ को चुनने के लिए उन्होंने क्या किया, जंगल में आग लगा दी और इससे क्या हुआ, बहुत भारी नुकसान हुआ था। इसका प्रभाव क्या होता है, वनावरण में कमी होती है, मिट्टी की उर्वरता खत्म होती है, पौधों के विकास पर प्रभाव पड़ता है, जीव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जंगलों को नष्ट कर देती है, राख को पीछे छोड़ देती है, जिससे क्षेत्र वनस्पति विकास के लिए प्रतिकूल हो जाता है। आग जानवरों के आवास को भी नष्ट कर देती है, वन सिकुड़ जाते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। तो ये वनाग्नि की पूरी घटना है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए। अगला जो न्यूज़ है ये वाला न्यूज़ पढ़ते हैं। देखिए, दरअसल में यूएस ने 1/3 यानी कि 1/3 के करीब में जो हम MDH मसालों को एक्सपोर्ट करते थे उसको रिजेक्ट कर दिया पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ महीनों में। दरअसल में क्यों रिजेक्ट किया है, तो साल्मोनेला। अब ये क्या बोला है भाई, तो ये एक बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला। ये एक बैक्टीरिया होता है जो अनहाइजेनिक एक्टिविटी के कारण, देखिए साफ़ सफाई अलग होता है और हाइजीन को मेंटेन करना बिल्कुल अलग चीज़ होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हाइजीन को मेंटेन करना बिल्कुल अलग चीज़ होता है। तो ये साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हाइजीन के मेंटेन नहीं करने के कारण से फैलता है और ये बढ़ता है। ये जानवर और इंसान दोनों को प्रभावित कर सकता है। जानवरों के द्वारा भी प्रसारित हो सकता है और इंसानों के द्वारा प्रसारित हो सकता है। बहुत ज़्यादा जानलेवा तो नहीं है, लेकिन हाँ नुकसान पहुँचा सकता है, नहीं होना चाहिए, हमारे खाद्य चेन में नहीं होना चाहिए। MDH मसाले जो हैं और एवरेस्ट मसाले जो हैं, इन पर पता ही आपको, सिंगापुर और हांगकांग में इस पर बैन लगाया गया है। उन्होंने इस पर जांच पड़ताल वगैरह भी की है। और भारत में जो FSSAI नामक एक बॉडी है जो बोलती है कि हम फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैं, वो भी अब जांच कर रही है। अच्छी चीज़ ये है कि बाहर से पहले पता चलता है कि भाई तुम्हारा सामान ख़राब है, फिर हम देश में उसकी जाँच करते हैं, है ना। तो FSSAI भी अब इसकी जांच कर रही है। यूएस ने भी इसको रिजेक्ट किया, किसके कारण, साल्मोनेला के कारण। क्या होता है ये, तो ये एक बैक्टीरिया होता है जो अनहाइजेनिक एक्टिविटी के कारण से ये हमारे फूड चेन का हिस्सा बनते हैं। दरअसल में अमेरिका का जो फूड डिपार्टमेंट है उसने MDH के प्लांट का भी विजिट किया था और उसमें भी उन्होंने देखा कि जो जहाँ पर ये मसाले बनाए जाते हैं वहाँ पर हाइजीन को मेंटेन नहीं किया जाता है, वहाँ पर विशिष्ट तरीके का हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण से ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। दरअसल में मसालों का जब आप यूज करते तो अधिकांश मसालों को तो आप पका कर ही खाते हैं, इसलिए पकाने पर तो उसमें बैक्टीरिया की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर कोई केमिकल चीज़ उसमें है तो वो फिर नहीं ख़त्म होते पकाने पर, बैक्टीरिया तो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे मसाले भी तो होते हैं जिनको आप पकाकर नहीं खाते हैं, जिसका उदाहरण कौन सा हो सकता है, जैसे चाट मसाला है, जिसको तो आप पकाकर नहीं खाते हैं, है ना। तो ये बताया जा रहा है कि साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो पाई गई है किस में, तो MDH में, और उसके कारण से इस पर रोक भी लगाया, कई सारे मसालों को रिजेक्ट कर दिया है यूएस के डिपार्टमेंट। तो इस न्यूज़ को ध्यान रखिएगा, साल्मोनेला वाले को इससे अगर पूछा जाता तो यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी। बाकी अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है, इराक जो है, इराक की संसद ने पास किया है एंटी LGBTQ लॉ, LGBTQ
इसको लेकर क्या बोलते हैं यार, anti-LGBTQ लॉ पास किया है इराक की संसद ने। इसको लेकर कई जगहों पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। जो यूरोपियन कंट्री है और अमेरिकन जो कंट्री है, वहाँ के ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं, वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे आपके विचार में क्या करना चाहिए? अगर मुझसे पूछिए तो मैं इन चीज़ों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर बोलूँगा कि हर देश को अपने सोसाइटी के हिसाब से कानून बनाने का संपूर्ण अधिकार मिला हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें जो यूएस के लिए नॉर्मल हैं वो इराक और ईरान के लिए भी, भारत के लिए भी, सभी के लिए नॉर्मल हो। ऐसा नहीं होता है। आपके यहाँ की जनसंख्या अगर उस चीज़ को नॉर्मल मानती है तो नॉर्मल है, और अगर इराक की सोसाइटी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है तो वहाँ के संसद जो है वो इराकी सोसाइटी का ही तो प्रतिनिधित्व करती है। इराक के लोगों ने ही तो उनको चुनकर भेजा है। तो वो अगर इस चीज़ पर बिल पास नहीं कर रहे हैं तो ये वहाँ के लोगों की खुशी है, इसमें कौन सी ये क्रिटिसिज्म की चीज़ है भाई? सभी देश अलग अलग होते हैं, सब एक जैसे ही हो जाएंगे तो विविधता कैसे रहेगी फिर? खैर कोई बात नहीं, पीटी के तौर पर न्यूज़ ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है तो आप वहाँ पर कर लेंगे। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। दुबई जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बिल्ड कर रहा है। दुबई जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बिल्ड कर रहा है। पीसीएस में इस तरह प्रकार के फैक्ट छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। और ये जो दुबई का एयरपोर्ट होगा ये 35 बिलियन के करीब में, $35 बिलियन के करीब में इस पर खर्चा आएगा। और उसके साथ साथ माना जा रहा है कि 120 बिलियन पैसेंजर के करीब में आवाजाही को ये झेल सकेगा। कॉस्ट एस्टिमेट बताया जा रहा है कि शुरुआती कॉस्ट जो होगा वो 35 होगा, वैसे बढ़कर 128 बिलियन तक जा सकता है। खैर अभी तो शुरू हुआ है, कॉस्ट नहीं पूछेगा आपसे, जगह पूछेगा। 400 के करीब में गेट होंगे जो अलग अलग जगहों पर फैक्ट्स आ रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा एयरपोर्ट होगा। 5 पैरेलल यहाँ पर क्या होंगे तो रनवे होंगे। 2 से 3 रनवे होता है तो एयरपोर्ट विशाल हो जाता है। जैसे IGI जो है दिल्ली का, वहाँ पर 2 रनवे है या 3 रनवे है शायद, तो वो बहुत विशाल हो जाता है। यहाँ पर 5-5 रनवे होंगे और ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जो कहाँ पर बन रहा है, दुबई में बन रहा है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए। अगला न्यूज़ शानदार है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजा रवि वर्मा, नाम सुना है इनका? आपने नाम सुना है इनका, राजा रवि वर्मा का? जो आपके घर में हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग और चित्र है ना, इसको पहली बार कब बनाया गया था? अगर इनको स्वरूप को देखें, ये जो स्वरूप आप देखते हैं कि दुर्गा जी के 10 हाथ हैं, 10 अवतार, भगवान विष्णु का मूर्ति देखते हैं, या फिर भगवान विष्णु का आप अकेले मूर्ति देखते हैं, या शंकर जी का देखते हैं, गणेश जी का देखते हैं, तो कब बनाया गया था सबसे पहली बार? तो वो बनाया गया था गुप्त काल में। गुप्त काल में जितने हिंदू देवी देवता हैं और जो हमारे ग्रंथ वगैरह हैं वो गुप्त पीरियड में ही उनको स्वरूप प्रदान किया गया था। ग्रंथों का अध्ययन करके उनको स्वरूप प्रदान किया गया था कि भगवान शिव शंकर ऐसे दिख सकते हैं और भगवान विष्णु का कोई रूप हो सकता है, और दशावतारम कैसा दिखेगा, जो दुर्गा जी हैं उनका इतना भुजाएं हैं तो वो किस प्रकार से दिखेंगी। ये पहली बार कब तय किया गया था? गुप्त काल में। लेकिन ये सभी के सभी स्थलाकृति जो कलाएँ थी वो पाषाण पर निर्मित थी, पत्थर से बनाया हुआ था। राजा रवि वर्मा जी को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का चित्रण भी किया था पेंटिंग के फॉर्मेट में, और उससे क्या हुआ, घर घर तक वो चित्र वगैरह पहुँचे थे। उसके साथ साथ राजा रवि वर्मा को आज़ाद भारत और गुलाम भारत मिला लीजिए, गुलाम भारत का मुख्य रूप से सबसे फाइन आर्टिस्ट माना जाता है, इसको सबसे शानदार आर्टिस्ट माना जाता है। इन्हीं की एक पेंटिंग है जिसको पहली बार सबके सामने लाया जाएगा। उस पेंटिंग का क्या नाम है? इंदुलेखा उस पेंटिंग का नाम है। इस पेंटिंग को तो देख ही रहे हैं आप लोग, क्या शानदार दिख रहा है इंदुलेखा पेंटिंग ना। इंदुलेखा पेंटिंग है, इसको पहली बार राजा रवि वर्मा जी का जन्म जिस पैलेस में हुआ था उसी पैलेस में किली मनोर ये पैलेस है, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। यहाँ पर इसको पहली बार इसका जो ओरिजिनल कॉपी है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो इंदुलेखा पेंटिंग है, ये इंदुलेखा एक मलयालम नोवेल है, उसी के स्क्रिप्ट के आधार पर और उसी के जो कैरेक्टर है उसी को पोर्ट्रेट किया गया है फोटो के फॉर्म में, पेंटिंग के फॉर्मेट में। किनके द्वारा? तो राजा रवि वर्मा जी के द्वारा, और इसको पहली बार लाया जाएगा। राजा रवि वर्मा जी के बारे में पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। उनके बारे में सवाल पूछा जाता है जब मॉडर्न हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के पढ़ते हैं आप, तो राजा रवि वर्मा जी का बड़ा उन्नत स्थान है उसमें, इसलिए उनको ध्यानपूर्वक कवर करके जाइएगा। उनके पेंटिंग के नाम सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं आपके, बहुत सारे पेंटिंग है, प्रमुख का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। चलते देखते हैं राजा रवि वर्मा जी के बारे में। देखिए राजा रवि वर्मा जो है प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा 1848 से 1906 तक रहे हैं।
तो आज़ाद भारत में तो हो ही नहीं सकते, गुलाम भारत में ही रहे, की जयंती 29 अप्रैल को मनाई जाती है और इसी के उपलक्ष्य पर आज प्रदर्शन किया जाएगा, जिन्हें भारतीय चित्रकला में प्राकृतिकवाद के पश्चिमी संकलन तथा हिंदू देवी देवताओं के शास्त्रीय प्रतिनिधित्व के लिए याद किया जाता है। जो शास्त्रों में हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया गया शब्दों में, उसको इन्होंने फोटो के फॉर्म में बनाया था। पेंटिंग तो देखिए कितना शानदार पेंटिंग है, ये कितना शानदार पेंटिंग है, देखने में ही अलग लग रहा है। त्रावणकोर राजघराने से संबंधित राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 किन्नी मन्नूर में हुआ था, किली मन्नूर में, और यहीं का जो किला है पैलेस है उसी में प्रदर्शन किया जाएगा। 14 वर्ष की उम्र राजा रवि वर्मा को त्रावणकोर का तात्कालिक शासक अय्यलम थिरुनोल का संरक्षण मिला और शाही चित्रकार रामास्वामी नायडू से जल रंगों का तथा बाद ब्रिटिश चित्रकार थियोडोरो जेनसन से ऑयल पेंटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया, ट्रेनिंग इन्होंने प्राप्त की। त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा अन्य धनी संरक्षक जैसे बड़ौदा के गायकवाड़ के लिए भी काम किया उन्होंने। कलाकृतियाँ इन्होंने प्रतिकृति या पोर्ट्रेट एवं मानवीय आकृति वाले चित्र या लैंडस्केप दोनों चित्रों पर काम किया। इन्हें ऑयल पेंट का उपयोग करने वाले पहले भारतीय कलाकारों में से एक माना जाता है। हिंदू पौराणिक आकृतियों को चित्रित करने के अलावा राजा रवि वर्मा ने कई भारतीयों के साथ साथ यूरोपीय लोगों को भी चित्रित किया। राजा रवि वर्मा को लिथोग्राफिक प्रेस पर अपने काम के पुनरुत्पादन महारत हासिल करने के लिए भी जाना जाता है, जिसके माध्यम से उनके चित्रों को विश्व प्रसिद्धि भी मिली। उन्हें भारतीय चित्रकला के यूरोपियनकृत स्कूल, यूरोपियनाइज्ड स्कूल ऑफ पेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि माना जाता है कि यूरोपियन चित्रकला का भारतीय स्वरूप में ढालना इनका सबसे प्रमुख काम माना जाता है। उनके प्रसिद्ध चित्रों में, अब ये ध्यान रखिएगा, देखिए इनके प्रसिद्ध चित्र जो हैं पूछे जाते हैं, थोड़ा कठिन होगा लेकिन प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। चांदनी रात में नारी, ये पेंटिंग का नाम है। सुकेसी, अभी तो एक बताया है, इंदुलेखा, श्री कृष्ण, बलराम, रावण, सीता, शांतनु, मत्स्यगंधा, शकुंतला का पत्र लेखन, शकुंतला कहानी तो जानते होंगे आप लोग, इंद्रजीत की विजय, हरिश्चंद्र फल बेचने वाली, दमयंती आदि शामिल है। ये सभी उनके पेंटिंग हैं। उसके अलावा इंदुलेखा जिसका पहली बार प्रदर्शन किया जा रहा है अभी। पुरस्कार सम्मान, इनके द्वारा वर्ष 1873 बनाई गई पेंटिंग अपने बालों को सजाती हुई नायर स्त्री, नायर केरल में नायर होते हैं, मार्शल माना जाता है इनको, ने मद्रास प्रेसिडेंसी और वियना कला में सम्मेलन प्रस्तुत किए जाने पर प्रथम पुरस्कार जीता था। 1904 ब्रिटिश सरकार की ओर से वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राजा रवि वर्मा को कैसरे हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया था। राजा रवि वर्मा के सम्मान में 2013 में बुध ग्रह पर एक क्रेटर गड्ढा उनके नाम पर नामित किया गया, जिसको नाम दिया गया राजा रवि वर्मा क्रेटर। कहाँ पर? तो बुध ग्रह पर 2013 में। तो भारत के सबसे शानदार पेंटिंग में इनका पेंटिंग कुमार है और इनका नाम तो ध्यान में रहेगा ही। त्रावणकोर में इनका जन्म हुआ था, वहीं पर पले बड़े भी। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। ये अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक वेस्ट। इससे संबंधित है। ये ट्रीटी को लेकर बातचीत चल रही है। इस सप्ताह कहाँ पर बैठक हुआ था? ओटावा में बैठक। ओटावा कहाँ है? पता होगा आपको, नहीं पता है तो सर्च करके मुझे बताइएगा। 175 देश बैठे हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए। किस पर? प्लास्टिक वेस्ट पर। प्लास्टिक वेस्ट पर ये लोग बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से प्लास्टिक वेस्ट को कम किया जा सके। दुनिया का सबसे बड़ा संकट में से एक है प्लास्टिक वेस्ट का संकट। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लास्टिक वेस्ट को लेकर दुनिया भर के देशों का कोई एक ट्रीटी आज तक साइन नहीं हो पाया है। क्या प्लास्टिक के सारे अवगुण ही हैं? नहीं बंधुओं, नहीं। प्लास्टिक में कौन से प्लास्टिक की हम लोग बात करते हैं? दरअसल में हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक या कचरे फैलाने वाली प्लास्टिक की बात करते हैं। प्लास्टिक जो सिंगल यूज होता है उसी की हम लोग मुख्य रूप से बात करते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा उसका कचरा बनता है। लेकिन प्लास्टिक ने संसाधनों के वितरण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है गुरु। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक गरीब आदमी है, वो लकड़ी का कुर्सी भले ही अफोर्ड कर पाए ना कर पाए, लेकिन प्लास्टिक का तो कर सकता है। तो यानी कि प्लास्टिक के नुकसान तो है ही सिंगल यूज का, लेकिन उसका बेनिफिट भी है। जैसे पानी में लकड़ी ख़राब हो सकती है, लोहा ख़राब हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक ख़राब नहीं होता है। तो उसका उपयोग जल के अंदर कई सारे जगहों पर किया जाता है। बहुत बड़ा उसका उपयोग भी है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। उस नुकसान को कम करना है। दरअसल में 2015 में जो कॉप की बैठक हुई थी, कहाँ पर? तो पेरिस सम्मेलन। उसके पश्चात से इस प्लास्टिक को लेकर ट्रीटी को सबसे बड़े उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। दरअसल बात क्या है? तो 2022 में यूएन ने ये डिसाइड किया, 2022 में
यूएन ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, तो हम लीगली बाइंडिंग ट्रीटी हम बनाएंगे प्लास्टिक पर, जो बाध्यकारी होगा। उसी को लेकर बातचीत चल रही है दुनिया भर के देशों में, जिसमें अभी बातचीत ओटावा में हो रहा है। ओटावा में आज संपन्न हो जाएगी वो बातचीत। भारत के प्रतिनिधि भी भाग लेने गए हैं और अगला जो बातचीत होगा फाइनलाइज किया जाएगा। यूएन ने बोला था कि 2024 के अंत तक लीगली बाइंडेड प्लास्टिक ट्रीटी को साइन कर लिया जाएगा ग्लोबली, जो वैश्विक देशों के ऊपर में कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा और उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण से बहुत ही भीषण आपदा आ सकती है। पहाड़ों से लेकर माउंट एवरेस्ट से लेकर प्रशांत महासागर खाड़ी तक सभी जगहों प्लास्टिक पहुंच चुकी है। माइक्रो प्लास्टिक तो आपके और हमारे ब्लड में भी है, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक बहुत ही छोटे कण के होते हैं। वो पानी के थ्रू, भोजन के थ्रू, खाद्य जाल में भी प्लास्टिक प्रवेश कर चुका है, हमारे रक्त में भी प्रवेश कर चुका है। तो 2024 के अंत तक यूएन ने लक्ष्य रखा हुआ है कि हम प्लास्टिक को लेकर लीगली बाइंडेड ट्रीटी हम साइन करवा लेंगे दुनिया भर के देशों से। उसी को लेकर एक बैठक ओटावा में हो रहा है और अगला बैठक, जो अंतिम बैठक माना जा रहा है कि होगा, वो होगा साउथ कोरिया में। कब होगा, तो नवंबर महीने में संपन्न किया जाएगा उस बैठक को। प्लास्टिक को लेकर ट्रीटी उसमें साइन करने की उम्मीद की जा रही है। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही, क्योंकि दुनिया भर प्लास्टिक वेस्ट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है। इस न्यूज़ को भी इतना ही ध्यान रखिए, क्योंकि साइन नहीं हुआ है। साइन होगा उसके बाद ही इंपॉर्टेंट होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी क्या आवश्यकता है, तो आप आवश्यकता में लिख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है दुनिया भर में और इसके कारण से इसकी आवश्यकता पड़ रही है। माइक्रो प्लास्टिक की समस्या बहुत ही भीषण हो गई है, जो मानव के खाद्य जाल से लेकर मानव के रक्त तक में प्रवेश कर चुका है। इसके कारण से हमें ग्लोबल ट्रीटी साइन करना ही चाहिए। ओके, अगली न्यूज़ पर चलते। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में कौन है, तो जो बाइडेन। इनको अमेरिका के इतिहास का सबसे घटिया राष्ट्रपति माना जाता है, सबसे कमज़ोर और सबसे बुढ़ऊ राष्ट्रपति माना जाता है। इनको ये भी नहीं पता होता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं। खैर छोड़िए, इन्होंने एक बयान में बोल दिया कि इनके अंकल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनके अंकल का प्लेन जो है पापुआ न्यू गिनी में क्रैश हो गया था और उसके बाद वो मिले नहीं, क्योंकि वहाँ पर कैनिबल लोग होते हैं। कैनिबल का मतलब नरभक्षी होते हैं, उन्होंने उनको खा लिया। बिहाइंड द कैनिबल स्टीरियोटाइप व्हाई बाइडेन ऑफेंडेड पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की सरकार है, उन्होंने इस चीज़ को बोला कि ये गलत बयान है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, आपको नई बयानबाजी करना चाहिए। लेकिन अलग अलग जो रिकॉर्ड हैं उसमें ये माना जाता है कि पापुआ न्यू गिनी के इलाकों में या प्रशांत के जो अलग अलग द्वीप हैं वहाँ पर कैनाबिलिज्म ये प्रैक्टिस किया जाता रहा है हमेशा से। नरभक्षी वहाँ पर जनजातियाँ होती रही हैं। भारत में भी अंडमान के कुछ जनजातियों को ऐसा माना जाता था, लेकिन उसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिला है। अगर आप बुक पढ़ेंगे, जो बुक है कौन सा, आनंद मठ, लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, हाँ, उनका बुक अगर आप आनंद मठ पढ़ेंगे तो उसमें बंगाल त्रासदी की, बंगाल का जो सूखा, बंगाल का जो अकाल की चर्चा की गई है, तो उसमें ये बताया ज़रूर गया है कि भारत में कुछ लोग इतने विवश हो गए उस समय। अगर आप आनंद मठ पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि वो नरभक्षी हो गए थे, कैनिबल हो गए थे। तो उन्होंने कई बार इस तरह की चीज़ों का भी चर्चा किया है, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य भारत में नहीं मिलता है। हालांकि नरबली प्रथा जो थी वो भारत में थी और उसको पता ही है आपको, ख़त्म किया गया था किसके द्वारा, तो बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया था नरबली प्रथा को। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये कैनिबलिज्म पर चर्चा शुरू हो गई है। देखिए अब था या नहीं था, उनके अंकल को किसने खाया, क्या हुआ क्या नहीं, वो चीज़ें थोड़ी ना पूछेगा आपसे ज़्यादा इसका लोकेशन पूछेगा और क्या पूछेगा। तो उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, और क्या जानेंगे। पापुआ न्यू गिनी पता है जनजातीय लोगों का आबादी वाला पूरा द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में द्वीप है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसके बारे में थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं। देखिए ये है इक्वेटर, ये 0 डिग्री है। ये पापुआ न्यू गिनी के एक छोटे से द्वीप के पास से गुजरती है। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। ये पापुआ न्यू गिनी का इलाका है, ये पापुआ न्यू गिनी है। ओके, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है, इंडोनेशिया के पूर्व में स्थित है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर कौन सा कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, उसके ठीक उत्तर में स्थित है ये पापुआ न्यू गिनी। इस पूरे न्यूज़ को ध्यान रखिएगा। छोटा सा ही था आज का वीडियो डिस्कशन, काफ़ी सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। अच्छे से पढ़ा कीजिए। और एक चीज़ और बताता हूँ, कल एक बच्चे ने मैसेज किया कि पढ़ के अजीब सी स्थिति में पहुँच गए हैं, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा मत किया कीजिए। एक वो शायरी सुना है आपने, बड़ा ही सुंदर सा लाइन है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर के देखो। तो किताब पढ़ना और केवल लिखना पढ़ना यही नहीं होता है। एक दिन का ब्रेक ज़रूर लिया कीजिए, थोड़ा सा घूमा फिरा कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, वो भी पढ़ाई ही होता है। एक घूमता हुआ आदमी बहुत कुछ पढ़ लेता है किताबों के बिना भी।
तो थोड़ा सा ज़िंदगी थोड़ा सा इस तरह का होना चाहिए कि रूटीन में आपका डाइवर्सिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सप्ताह में रोज़ पढ़ ही रहे हैं, पढ़ के पागल हुए जा रहे हैं। आपका आउटपुट कम हो जाता है धीरे धीरे, समझिएगा इस चीज़ को। और ओवरऑल आपका आउटपुट जो है वो गिर जाएगा। आप चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, रिप्रेजेंट सही से नहीं कर, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना वो स्टक हो जाएगा चीज़ों के बीच में। तो कभी कभार रूटीन बदल लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से पढ़िएगा तो मज़ा भी आएगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। रोज़ पढ़िए, डेली पढ़िए, लेकिन एक दिन का आराम भी कीजिए, घूमिए फिरिए, थोड़ा सा डायनेमिक भी रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।